करें शुरू करें क्लास। देखो बेटा, जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे अपनी क्लास के अंदर, है ना। अब क्या है, जैसे उसको चैप्टर तो पूरा अपन ने कंप्लीट कर ही लिया है। अब आप लोगों को जो मैंने शीट दे रखी है भाई, जो अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की जो छोटी सी एक पतली सी एक बारीक सी एक शीट दे रखी है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोस्टली तो देखो मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसमें अभी तो, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप लोग को शीट दी गई थी तो 4-5 दिन शायद अपन को हो चुके हैं शीट दिए, है ना। तो आपने जितने किए हैं वो एक बार आप चेक करना, क्योंकि मैं जानकर के इसमें आंसर शीट नहीं देता हूँ। तो जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं वो एक बार आप चेक कर लेना, और जो नहीं किए हैं या जो कम समझ में आए उनको अपन एक बार बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बिना टाइम खराब किए अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये क्लास अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की सेपरेट क्लास है अभी, ठीक है ना। अभी जो 3 दिन से टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, जो कि मैट्रिक्स में क्वेश्चन आया था, तो उस क्वेश्चन के लिए अपन ने 2 दिन की क्लास एक्स्ट्रा भी रखी। तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो अपना खत्म हो चुका है भाई, ठीक है। अब ऑनलाइन जो क्लास रहेंगी वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सेपरेट बैच है दोनों के। तो दोनों को अलग अलग ही अब आप लोगों को जो है ऑनलाइन में आना है बेटा, ठीक है। देखो, जो शीट दी गई थी मैंने आपको, उसमें लेक्चर नंबर जो 1 था वो बहुत इजी क्वेश्चनों का था, उसको अपन क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। और वैसे मुझे पूरी उम्मीद है वो आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, क्योंकि वो एक बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ अपने मैट्रिक्स की जो शीट आपको दे रखी है उसके लेक्चर नंबर 2 को हम कोशिश करेंगे कि आज उसको कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है बेटा। तो शीट सबके पास है ही, आप शीट सब बुक में ओपन करके रखो। इसमें लिंक के अंदर मैं यहाँ पर जो यूट्यूब के अंदर जो लिंक होता है इसका, उस शीट का लिंक भी डाल दूंगा। 1-2 दिन के बाद ही डाल पाऊंगा, क्योंकि मैं भी अभी खुद भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। देखो, शीट कर लेते हैं अपन भाई। शीट तो इसलिए कराएंगे देखो क्लास कंटिन्यू रहे अपनी, और मोस्टली कंटिन्यूटी से अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो आगे शीट में लेक्चर नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को, ये दे रखा है कि इफ दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अपन को दिया हुआ है इक्वल टू के 1 है यहाँ पर, देन नंबर ऑफ द थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इन -2π से 2π अपन को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन पहले। मैं यहाँ शुरू करता हूँ, इधर लूंगा पीछे तो दिखने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, शीट का जो है वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है। 1 क्या है, देखो आपको गिवन है कि इफ, गिवन है यहाँ पे, गिवन है अपन को यहाँ पे, गिवन ये है कि दो मैट्रिक्स दे रखी है आपको इसमें, एक तो है 1, एक माइनस का tan थीटा, एक यहाँ पर है tan थीटा, और एक है यहाँ पर 1। उसके बाद में यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर है tan थीटा, और माइनस का tan थीटा है, और यहाँ पर जो है कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। और इक्वल टू में अपन को आई जो है वो मैट्रिक्स अपन को यहाँ पे दे रखी है। 1 मिनट, थोड़ी लाइट के ज्यादा हो रही है, मैं कम कर दूँ। हाँ भाई ठीक है। अब देखो, उसने पहले फेस पे लाइट आ रही थी। तो ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अपन को यहाँ पे दे रखा है भाई, 1 माइनस का tan थीटा और 1 tan थीटा माइनस tan थीटा 1 इज इक्वल टू आई। देन फाइंड द नंबर ऑफ थीटा, नंबर निकालने थीटा के भाई, थीटा की कितनी वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन इन। तो यहाँ पर अपन को ये भी दे रखा है कि भाई जो हमको थीटा की जो वैल्यूज निकालनी है, थीटा जो है वो बिलोंग करेगा -2π से लेकर और प्लस में 2π तक। यहाँ पे थीटा अपने पास बिलोंग कर रहा है भाई। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अपन को यहाँ पे दे रखा है आई के बराबर, और इसके अंदर जो यहाँ पे थीटा यूज में आ रहा है, तो थीटा की कितनी वैल्यू ऐसे, कौन सी नहीं, कितनी वैल्यू ऐसी हो जिसके लिए थीटा जो है -2π से 2π में बिलोंग करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, बड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा। हाँ ठीक है। देखो भैया, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, थीटा अपन को यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो थीटा की कितनी वैल्यूज है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो वो हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। देखो भाई, शुरू में क्या है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है अपन ने, कि जब भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रो होता है वो कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहला जो काम यहाँ पर रहेगा हमारे पास, इम्प्लाइज तो अपन चलाते ही है भाई, ये रो पे फिंगर रख लिया, कॉलम पे यहाँ पर ये है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -10 और -10, तो 1 प्लस का यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा, -10 × 1 तो माइनस का tan थीटा। उसके बाद में tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा,
1 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का tan थीटा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और इक्वल टू में आई हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स चली रही है। अब यहाँ जो अपन को दे रखा है 1 प्लस का tan स्क्वायर, वैसे तो sec स्क्वायर ही होता है, बट इसको अभी ऐसे ही रहने दो क्योंकि कट करना पड़ेगा। 10 से 10 कट गया तो 0, 10 से 10 कट गया तो 0, और इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे जो हमको लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स यहाँ पे मिल रही है वो मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई भी जो राइट हैंड साइड में अपन को दे रखा है इक्वल के अंदर, वो भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मैंने 1 0 और 0 1 यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद जब देखो दो मैट्रिक्स जब एक दूसरे के बराबर होती है, इक्वल होती है, तो अपन कंपेयरिंग करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब भी कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके अंदर उनका जो ऑर्डर है, मतलब दोनों की रो और दोनों का कॉलम बराबर होगा। दूसरी बात, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस का tan स्क्वायर 1 के बराबर, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो 1 से तो 1 कट गया बेटा। तो यहाँ से हमारे पास में tan स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर आया 0 के, स्क्वायर गया यहाँ पे 0 के अंदर। अब देखो tan की वैल्यू 0, तो वैसे तो sin 0 cos 0 tan 0 सबके फॉर्मूले, बट हमारे पास sin और cos में लिखे रहते हैं, tan में कम लिखे रहते हैं। तो हम जानते हैं कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, sin थीटा अपॉन कितना बेटा, cos थीटा इक्वल टू में कौन है यहाँ पे 0 है, इक्वल टू में कौन है 0 है। अब हम जानते हैं कि भाई अगर ये वैल्यू 0 आ रही तो अपॉन में 0 तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ से हमको ये पता चला कि सिंस cos थीटा जो है वो 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये इंप्लाइज कर देगा कि sin थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 0। मैं राइट हैंड साइड में भी उसको मल्टीप्लाई कर सकता था, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो जब sin थीटा की वैल्यू 0 होती है तो क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है n पाई, जहाँ पे जो n है वो बिलोंग करता है z में, और हम सब जानते हैं कि जो z की जो वैल्यू होती है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे करते करते और भी आगे तक की वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं। ये z जो होता है, ध्यान है सबको, ये z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर होता है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखो हमको यहाँ पर एक वैल्यू पता चली कि भाई इस क्वेश्चन में जो थीटा की वैल्यू हमारे लिए जो निकली है वो निकली है थीटा इक्वल टू n पाई। क्या निकली है, थीटा इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग कर रहा है z में। अब बात यह आती है कि हमको जो बताना है ना, हमको थीटा की वैल्यू कौन सी बतानी है, जहां पे पाई के आगे क्या लगा हुआ है -2, पाई के आगे क्या लगा हुआ है +2, मतलब थीटा की वैल्यू -2 पाई से और +2 पाई तक होनी चाहिए। ये ट्विस्ट है देखो बस अपना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ थीटा बिलोंग कर रहा है -2 पाई से लेके और +2 पाई तक, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट है ना भाई, कैपिटल ब्रैकेट, तो आप लोग को ये बताया हुआ है मैंने, पता है वो b की पावर 3 होती है, अपन ने हिंदी में ब की पावर 3 लिखी थी। ब से क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट मतलब कैपिटल ब्रैकेट यूज लेंगे। ब से क्या होता है, बराबर, इसका मतलब हम यहाँ पर इक्वल का निशान काम में लेंगे। और ब से क्या होता है, बंद, बंद मतलब होता है क्लोज, तो इंटरवल का जो नाम है यहाँ पर वो क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। तो ब से बड़ा, ब से बराबर, ब से बंद, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर थीटा जो बिलोंग कर रहा है ना, वो बिलोंग कर रहा है -2 पाई से लेकर प्लस के 2 पाई का बड़ा ब्रैकेट हम लोगों को यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको थीटा के अंदर देखो पाई का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है -2, और पाई का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है +2। तो देखो सबसे पहली बात कि भाई +2 और -2, आपको ये भी ध्यान होगा कि इस z को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, हमको पता है जैसे z मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो z को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो आप
पाई का कोफिशिएंट आ रहा है -2 और पाई का कोफिशिएंट आ रहा है +2, तो इसका मतलब एक तो -2 काम में लेना है, एक अपन को +2 काम में लेना है, और बड़ा ब्रैकेट अपन को अगर कैपिटल ब्रैकेट यहाँ पे दे रखा है तो -2 पाई और 2 पाई तो काम में आएंगे ही आएंगे, वो तो आ गए, लेकिन इनके बीच वाली वैल्यूज भी तो काम आएगी, तो कौन सी -1, 0 और 1, तीनों वैल्यूज काम आएंगी। तो देखो हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू कौन कौन सी आ गई, अगर मैं n की वैल्यू z में से लूँ तो z में से मुझे यहाँ पे देखो पाई का कोफिशिएंट n है, जबकि पाई का कोफिशिएंट -2 है, तो -2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। पाई का कोफिशिएंट n है तो पाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो 2 तक चलना पड़ेगा। तो थीटा में n की वैल्यू देखो -2 रखूंगा तो कितना आ गया, एक तो -2 पाई, n की जगह -1 रखेंगे तो पाई, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो पाई, 2 रखेंगे तो 2 पाई। तो ये तो हमारा वैसे आंसर हुआ कि भाई थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन हमारे वाले क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है देन द नंबर्स ऑफ थीटा, कि भाई थीटा की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिसके लिए थीटा जो है वो -2 पाई से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 और 5, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है ए बी सी में से जो सी ऑप्शन है 5 जो अपना आंसर है वो अपना फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा पोर्शन था भाई। अब ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में कभी कभी पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी ये कोई मैं सिंपल सी बात है, जो भी बोर्ड की क्लास चल रही है, अभी बोर्ड के अकॉर्डिंग शीट बना रखी है, अभी मैं आपको वही दे रहा हूँ, लास्ट लेक्चर पे थोड़े से कंपटीशन वाले ना। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको दे रखा था, वो बराबर था हमारे पास इक्वल टू आई के बराबर था, दोनों को मल्टीप्लाई किया अपन ने और कंपेयरिंग कर लिया इक्वल मैट्रिक्स के हिसाब से कि भाई फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर है, वैल्यू आ गई 1 से 1 कट गया, 10 स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, स्क्वायर को अपन ने रूट में भेज दिया, मतलब 0 का रूट निकालोगे तो 0, साइन बाय कॉस, नीचे वाली वैल्यू 0 होती नहीं है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई 0, और थीटा की वैल्यू n पाई निकल के आई। अब चूंकि उसने पाई का कोएफिशिएंट -2 और +2 दे रखा था, तो -2 और +2 के साथ में कितनी वैल्यूज लाई कर रही थी 5, तो अपन ने 5 बता दिया। कभी कभी ये तो ये भी पूछ लेता है आंसर की भी कौन सी वैल्यू, तो इसलिए भी मैंने आपको आंसर निकाल के बताया। ठीक है, ऑलराइट, आगे चले नेक्स्ट। देखो पढ़ो, आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ो। देखो थोड़े टेस्ट में भी थोड़ी तैयारी ज्यादा करो भी बढ़िया है ना, क्योंकि अभी जो क्लासरूम में टेस्ट हुआ थोड़े से काफी बच्चों के मतलब ठीक नंबर आए, लेकिन 2-3 बच्चों के कम आए, थोड़ी सी उनको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन अपन को दे रखा है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, छोटा सा क्वेश्चन है, तो एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, x32 और -3y और -7 -2 7 और 0, ये दे रखा है अपन को कि इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस का y। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई। ए को दे रखा है अपन को यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमने पढ़ा हुआ है वैसे तो, देखो हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या थी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल ए, वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है इफ ए इज इक्वल टू माइनस में ए का ट्रांसपोज, इफ ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है। बट क्वेश्चन में कैसे काम में लेंगे कि भाई ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन डायगोनल मस्ट बी 0, इसका मतलब यहाँ से पता लगा कि भाई x की वैल्यू कितनी आएगी 0, y की वैल्यू भी कितनी आएगी 0। अब आपको x प्लस वाई यहाँ पे पूछा है, तो सिंपल सी बात 0 प्लस 0 इक्वल टू में कौन आ जाएगा 0 आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसमें हमारे सी ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट वाले में भी सी है और सेकंड वाले में भी सी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। तो देखो ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चन बड़े बड़े से आएंगे, थोड़े छोटे छोटे भी कभी कभी मिलेंगे अपन को। ठीक है, देखो अभी एक क्वेश्चन डाला हुआ है बीच में, हालांकि ये इस टॉपिक का नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर का है, बट फिर भी हम उसको 10th के पैटर्न से करने की कोशिश करते हैं।
देखो फाइंड द नंबर ऑफ द वैल्यू, इसमें भी नंबर ऑफ द वैल्यू, ऐसे नहीं पूछा है के की वैल्यू, नहीं वो नहीं बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, नहीं बोला, फाइंड द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस। तो देखो इक्वेशन दे रखी है अपन को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, अपन को यहाँ पे गिवन है, अपन को यहाँ पे गिवन है कि भाई k प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस में 8y इक्वल टू में यहाँ पर 4k आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर k इंटू एक्स प्लस में k प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 3k माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। तो k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8y इक्वल टू 4k, और इस तरह से ये बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन, कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये होता है, देखो जैसे सॉलिड का सिस्टम होता है, सॉलिड मतलब जिसमें सॉलिड ही सॉलिड जो है वो मिलेंगे, गैस का जो सिस्टम होता है उसको भी गैस ही गैस मिलेंगे उसमें, तो इक्वेशन में इक्वेशन इक्वेशन मिलेंगी। अब सबसे अच्छी बात देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सिंपल सी बात है ये जो इक्वेशंस हैं ये है लीनियर इक्वेशंस। कैसी हैं ये? लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। अब अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमारे डिटर्मिनेंट में भी आएगा 4th चैप्टर का, कि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन अपन को दिया रहेगा तो मैट्रिक्स मेथड से या फिर क्रैमर मेथड से हमको उसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, भाई सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है। लेकिन इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों ने 10th में भी पढ़े हुए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो ये कोई इक्वेशन अपन को यहाँ पे दी हुई है, जैसे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 या इक्वल टू c1 कह देता हूँ, a2x प्लस में b2y इक्वल टू में क्या कह देता हूँ, c2 कह देता हूँ, ठीक है। ये दो इक्वेशन अपन को यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि भाई हमको यहाँ मना कर रहा है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे वो कह रहा है इन दोनों के लिए कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसका मतलब देखो लाइन में क्या होता था, इस तरह की आप एक टेबल पढ़ा करते थे पहले, ठीक है। छोटी सी टेबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, इस तरह से 3 कॉन्सेप्ट होते थे उसके, ठीक है। यहाँ तो अपन अकॉर्डिंग टू लाइन ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लाइन, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में अपन बात कर लेंगे कि भाई सॉल्यूशन जो है यहाँ पर वो किस तरीके से होते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली है कि इनकंसिस्टेंट है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो होता क्या था देखो यहाँ पर इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं अपन। होता क्या है देखो, जैसे लाइंस पढ़ी अपन 11th क्लास में, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि 2x प्लस का 3y इक्वल टू 4 है, और 7x प्लस का कुछ भी ले लो 4y इक्वल टू 3 है। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू है भाई ये दोनों लाइन देखो 2/7 भाई a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो लाइंस आर इंटरसेक्ट, और जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन मिलेगा ना, एक पॉइंट मिलेगा ना। भाई जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, क्यों इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अगर ऐसा है तो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो केवल एक ही पॉइंट पे तो एग्जिस्ट, मतलब एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा, तो एक ही पॉइंट मिलेगा तो वो यूनिक रहेगा ना। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन में अगर आपके पास मान लो कि a1/a2 और नॉट इक्वल टू यहाँ पे b1/b2 हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो लाइन जो है वो कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। लाइन कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है यहाँ पर। और सिंपल सी बात है, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक यूनिक पॉइंट मिलता है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन, इसका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे तो ये काम में आएगा नहीं क्योंकि हमारे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है, मतलब हमको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लेकर के नहीं चलना है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अपने काम आता रहेगा बीच बीच में।
उसके बाद देखो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, जैसे मान लो 2x प्लस का 3y है इक्वल टू में 4। दूसरी इक्वेशन भी मैंने ये ले ली, 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना आ गया 7। तो देखो a1/a2 और b1/b2 अपन को यहाँ पर इस तरह से दे रखा है। तो अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है तो लाइन जो है आपस में वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। और आप देखो c1/c2 जो है यहाँ पे बराबर नहीं है, तो जब लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो देखो हम क्या लेके चल रहे हैं भाई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, पर ये दोनों बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो लाइन पैरेलल हो गई, लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो लाइन जो है वो है पैरेलल लाइन। लाइन कैसी है बेटा, पैरेलल लाइन। तो लाइन अगर पैरेलल है तो सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब हमारे वाली कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट बचा, अगर मान लो यहाँ पर ये दोनों ही बराबर हो गए तो बराबर हो गए तो लाइन कैसी हो जाती है, पहली लाइन भी ये हो गई, दूसरी भी ये हो गई, तो लाइन कोइंसाइड हो गई। तो कोइंसाइड हो गई तो बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, तो मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो लाइन कैसी हो जाती है, कोइंसाइड लाइंस। और ऐसी कंडीशन में जो है मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, हो सकता है आपको ये याद भी हो, तो याद होता हो फटाफट से इस पोर्शन को कट करके निकाल देना। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने लाइंस के लिए पढ़ा हुआ है। चलो अभी तो देखो हम लोगों ने क्या डिटरमिनेंट पढ़ी नहीं तो मैं आपको उसके हिसाब से निकाल देता, अभी डेटा के अकॉर्डिंग अपन चल सकते थे कि हाँ भाई किस तरह से सॉल्यूशन निकलते हैं। तो हमारे वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज दिस पोर्शन विल बी यूज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है तो ये a1/a2 है, ये 8 ये b1/b2 है और ये c1/c2 है। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना चाहूँ तो a1/a2 दैट मीन दिस, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि भाई k+1 में k इक्वल टू में 8 कितना आ जाएगा, k+3 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 4k कितना आ जाएगा, 3k-1 आ जाएगा। तो अपन ने चूंकि सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट दैट इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एक मिनट देखो चॉक्स के यहाँ रखी हुई है। अब इसको मान लो मैं नंबर 1 कह दूं, इसको नंबर 2 कह दूं और इसको नंबर 3 कह दूं। तो पूछ रहा है कि भाई k की जो है यहाँ पर k की कौन सी वैल्यू के लिए वो फाइंड द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ k, भाई k के कितने नंबर ऐसे हैं जिनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ये नॉट इक्वल है, लेकिन ये तो इक्वल का निशान है, मतलब ये दोनों तो इक्वेशन ले सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या है देखो, k+1/k इक्वल टू में 8 k प्लस में कितना हो रहा है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k+1 और k+3 इक्वल टू में आ गया 8। k को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो k², ये प्लस का 4k प्लस का 3, 8k को जब लिया है तो माइनस का 8k इक्वल टू में कौन 0। यहाँ पर ये बेटा k² आ गया, माइनस में 4k प्लस में 3 इक्वल टू में 0। तो 3 1 जा 3, प्लस करने पे 4 आना चाहिए, आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये k² है, माइनस में 3k और माइनस में k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k कॉमन आ जाएगा, k माइनस का 3 -1, k-3 इक्वल टू 0। तो k माइनस का 3 और k माइनस का 1 इक्वल टू में कौन 0। अब यहां से हमको जो वैल्यूज मिली
तो k की वैल्यू एक तो 3 मिलेगी और एक कितनी मिलेगी यहाँ पे, एक तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी और एक वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे 1। ठीक है ना भाई, वही k प्लस 1 अपॉन के आ गया, 8 अपॉन के प्लस का 3 नॉट इक्वल टू 4 के अपॉन 3 के माइनस 1 है। तो हमने क्या करा, ये इक्वेशन बन रही थी तो इन दोनों से तो अपन ने k की वैल्यू निकाल ली, पर हम हर बार क्या करते हैं कि जब भी अपन किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को पुट करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा सही है। यहाँ पे क्या करना है कि डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे हमको वो वैल्यू चेक करनी जो कि सेटिस्फाई नहीं करती है, तो जो सेटिस्फाई नहीं करती है वो होगा हमारा आंसर, ना कि जो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू 3 आ गई और 1 आ गई। अब मैं कोई सी भी ले लेता हूँ, चाहे सेकंड थर्ड ले लो, चाहे फर्स्ट और थर्ड ले लो, भाई नॉट इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब मैं थोड़ा सा छुप जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो 8 अपॉन यहाँ पर k प्लस 3 है नॉट इक्वल टू है यहाँ पे 4k अपॉन 3k माइनस का 1। ठीक है, तो अपन चेक कर रहे हैं, तो k की वैल्यू पहले मैं 3 रखता हूँ भाई, अगर k की वैल्यू 3 आए तो क्या ये सॉल्यूशन नहीं है क्या, तो 8 तो 8 आ गया, k की वैल्यू 3 प्लस का 3 नॉट इक्वल टू 4 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 3 माइनस का 1, तो ये 8 अपॉन 6 तो ये होगी नॉट इक्वल टू 12 अपॉन 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको कट करें अपन 2 से तो 4 अपॉन 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो ये तो 2 से कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये अपन ने 4 से कि भाई 2 और कितना 3, तो हम जानते हैं कि 4/3 नॉट इक्वल टू 3/2। इसका मतलब हमको यहाँ पर k इक्वल टू 3, k की वो वैल्यू मिली जिसके लिए ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी एक वैल्यू हुई है, कितनी वैल्यू हुई है अभी, k की एक वैल्यू ऐसी है जो कि k इक्वल टू 3 है जिसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी देखो यहाँ पर, अब अपन 1 ले लेते हैं, समझ में आई बात, भाई k की वैल्यू 3 मिली है लेकिन कितनी मिली है ऐसी, तो वैल्यू कितनी मिली है, सिर्फ एक मिली है अभी तक कि भाई k इक्वल टू 3 पर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो k की ओनली सिंगल वैल्यू अभी एग्जिस्ट कर रही है। अभी अपन यहाँ पे 1 रख के भी चेक करेंगे, क्या पता 1 सेटिस्फाई कर रही हो नहीं कर रही हो, तो ट्रू कर दिया उसने। एट k इक्वल टू यहाँ पर अब लेके चलेंगे अपन 1, तो k इक्वल टू 1 पे देखो 8 की जगह 8 और 1 प्लस का 3, बुक वाला कह रहा है नॉट इक्वल टू, तो 4 इंटू 1 अपॉन में 3 इंटू 1 माइनस का 1, तो 8 अपॉन 4 आ गया नॉट इक्वल टू यहाँ पे 4 अपॉन 2 आ गया, तो 4 में 8 का डिवाइड दिया तो 2 नॉट इक्वल टू 2, ये तो गलत है ना भाई, 2 की वैल्यू 2 के बराबर होती है। इसका मतलब k इक्वल टू 1 पर तो सॉल्यूशन है भाई, यहाँ पे तो क्या पता चला, यहाँ तो सॉल्यूशन है, k इक्वल टू 1 तो तीनों को बराबर, भाई ये इसके बराबर और ये इसके बराबर कर रहा है, जबकि अपन क्या चाहिए नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू तो यही कर रहा है ना, नॉट इक्वल टू तो यही कर रहा है ना, इसका मतलब डज नॉट सॉल्यूशन। इसका मतलब हमारे पास k की वैल्यू 3 पर इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसने हमसे क्या पूछा यहाँ पर कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k, तो k की कितनी वैल्यू मिली है, ऐसी k की वैल्यू केवल a की मिली, तो उस पर टिक किस पे होगा, b पे। ध्यान रखना a पर टिक नहीं करना है, k इक्वल टू 3 पे टिक नहीं करना है, k की कितनी वैल्यू ऐसी है जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भाई a की वैल्यू ऐसी मिली तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल B, मतलब 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन को थोड़ा ध्यान रखना है, ये भी आप ध्यान रखो थोड़ा सा। ठीक है, चलो मैं आगे, कोई चीज अगर कम समझ में आ रही हो, थोड़ा हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है कभी कभी, तो एक बार आप दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हो।